डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन जायसवाल। हम लोग पढ़ रहे थे वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स में हमने आपको वाटर स्कार्सिटी के बारे में, वाटर मैनेजमेंट के बारे में बताया था। उसी वाटर मैनेजमेंट में आज एक टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उस टॉपिक का नाम है डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। हमने आपको पिछले क्लास में एडवांटेजेस ऑफ द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया था, जिसमें नेविगेशन के लिए, फिशिंग के लिए, बहुत सारे चीज़ों के लिए मैंने आपको बताया था, जिसमें मुख्य रूप से था जो आपका जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, सॉइल कंजर्वेशन, फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, अफॉरेस्टेशन, फिशिंग, वाटर नेविगेशन और टूरिज्म। ये तो इसके फ़ायदे थे, एडवांटेजेस थे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के। आज हम लोग जिस पर डिस्कशन करेंगे वह है उसका डिसएडवांटेजेज, अर्थात जिसको हम लोग बोलते हैं हानियाँ। तो देखिए, कोई भी चीज़ हुआ, अगर किसी भी चीज़ से आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, तो उसका लॉस भी होता है, भले ज़्यादा हो या कम हो। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे केवल प्रॉफिट हो, ये कहीं केवल प्लस हो। जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस भी काम करता है। अगर प्लस माइनस दोनों काम नहीं करेंगे ना, तो फिर आपका कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब डिस्कस करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट आल्सो हैव मेनी एडवर्स इफेक्ट्स एंड इनहेरेंट लिमिटेशन मेंशन्ड हियर। कह रहा है कि जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स भी होते हैं। एडवर्स मतलब उसके विपरीत, जैसे कुछ फ़ायदे थे उसके, तो उसके नुकसान भी होते हैं। और उसी नुकसान को नीचे क्या मेंशन्ड हियर कर रहा है कि इसके नीचे आपको मेंशन किया गया है। देखिए क्या क्या नुकसान है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, तभी आप इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में समझ पाएंगे। पहला है इन्वायरमेंटल इफेक्ट। अब देखिए इन्वायरमेंटल इफेक्ट पे क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब पर्यावरण पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो अ वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना एज वेल एज ह्यूमन सेटलमेंट्स गेट सबमर्ज और डिस्प्लेड बाय वाटर ऑफ द रिजर्वर फॉर्म बाय द डैम। देयरफॉर डैम्स फेस मेनी प्रोटेस्ट विच आर आल्सो सपोर्टेड बाय NGO। देखिए क्या होता है कि जिस एरिया में आपको डैम्स बनाने हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमको डैम्स बनाना है, तो ये एरिया पहले से किसी मानव का सेटलमेंट होगा, या आप जानते हैं कि जंगल होगा या कुछ होगा, क्योंकि रिवर घाटी में हमेशा बनाए जाते हैं और रिवर घाटी के आसपास बहुत सारे लोग का निवास होता है, और रिवर घाटियों में बहुत सारे प्लांट्स भी होते हैं जंगल टाइप के। तो अगर हमको डैम्स बनाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से जो भी सेटलमेंट होगा, जो भी आवास होगा, जो भी लोगों का घर होगा, एग्रीकल्चर होगा, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, सबको डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, सबको हटाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे प्लांट्स है, पेड़ है, ये सारे प्लांट्स और पेड़ को हमको क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। तो ये इससे क्या होगा कि हम आप देख रहे हैं कि सेटलमेंट को आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, प्लांट्स को आप बहुत ही ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट पे इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, एक तरफ तो हमको प्रॉफिट था इससे, लेकिन दूसरी तरफ इससे क्या है, लॉस है। चलिए, तो बहुत सारे एनजीओ का फुल फॉर्म नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन दो प्रकार का होता है, एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है और दूसरा है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो NGOज होते हैं ना, वह पर्यावरण के प्रति अपनी सहभागिता दिखाते हैं, और पर्यावरण में अगर कोई भी ऐसा काम हो रहा है जिससे नुकसान हो रहा है, तो वह NGO क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक पहला हुआ। अब दूसरा देखिए, इफेक्ट ऑन सॉइल फर्टिलिटी। देखिए मिट्टी की उर्वरता पे कैसे प्रभाव डालता है डैम। एनुअल फ्लड्स यूज टू रिन्यू द सॉइल विथ सिल्ट दैट एक्टेड एज नेचुरल फर्टिलाइजर। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए ये रिवर्स है, अगर रिवर्स में फ्लो हो रहा है वाटर का, तो आप जानते हैं कि जो रेनिंग सीजन होता है, या कभी जब ग्लेशियर बहुत ही ज़्यादा पिघलते हैं, तो इसके आसपास एरिया में क्या होता है, पूरा फ्लड्स आ जाता है, बाढ़ आ जाते हैं। और जब बाढ़ आते हैं तो यहाँ जो सेडिमेंट्स होते हैं रिवर से, ये सारे सेडिमेंट्स इस एरिया में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं इस एरिया में। तो इससे क्या प्रॉफिट होता है कि ये एरिया जो होता है ना, वो रिन्यू हो जाता है, अर्थात
यहाँ पे नए प्रकार की तलछट या सेडिमेंट्स आकर गिर जाते हैं, जिससे इसकी फर्टिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। लेकिन जब हम डैम बना देते हैं, डैम का उपयोग करते हैं, तो हम पानी को क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। तो इस एरिया में अब क्या आएगा, फ्लड्स आएगा ही नहीं। और जब फ्लड्स नहीं आएगा, बाढ़ नहीं आएगा, तो ये जो मिट्टी होगी ना, वह धीरे धीरे क्या हो जाएगी, सॉल्ट चाहे सैलिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए। बट रिडक्शन इन फ्लड्स रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड इंक्रीज सैलिनिटी। अभी जो मैं आपको बताया था कि अगर बार बार उस पर बाढ़ आते हैं उस एरिया में, तो उसकी जो फर्टिलिटी है उस सॉइल की बढ़ जाती है। लेकिन अगर बाढ़ नहीं आएगा तो वहाँ पे सैलिनिटी धीरे धीरे उस सॉइल में बढ़ती जाती है। The reservoirs that are created on floods plains also submerge the existing vegetation and soil, leading to the decomposition over the period of time। देखिए क्या होता है कि जिस एरिया में अगर हम डैम का निर्माण करते हैं, उस एरिया के सारे प्लांट्स को या वेजिटेशन को हमको क्या करना पड़ता है, उसको हटाना पड़ता है, ख़त्म करना पड़ता है। तो आप जानते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो अगर पेड़ पौधे को समाप्त किया जाएगा तो इससे क्या होगा, सॉइल इरोजन भी बढ़ता है। और सॉइल इरोजन के साथ साथ मिट्टी में बहुत ही मतलब जो पोषक तत्व होते हैं उसकी कमी हो जाती है। तो ये लॉस होता है डैम से। चलिए देखिए अब इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ता है, जो हमारा समाज होता है, जो हमारे लोग होते हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। लार्ज रिवर प्रोजेक्ट्स कॉज लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज अलॉन्ग विथ डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर लिवलीहुड एंड कल्चर। देखिए जिस एरिया में भी हम डैम का निर्माण करते हैं उस एरिया के लोगों को हमको डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है। और डिस्प्लेसमेंट करने का लॉस ये होता है कि वह जो लोग होते हैं ना, उनकी जो कल्चर होता है, उनके जो एग्रीकल्चर लैंड्स होते हैं, वह सारा उनके हाथों से निकल जाता है, वो सारे एरिया निकल जाता है। आप कल्पना करिए कि आपका घर जहाँ पर है, आपका घर को डिस्प्लेसमेंट करवा दिया जाए, आपको ले जाकर कहीं दूसरी जगह बसा दिया जाए, तो क्या जितना आप अपने कल्चर का, अपने आर्ट्स का, जितने आराम से आप इस एरिया में रह जाते थे, क्या उतना ही आराम से यहाँ रहेंगे, नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे हैबिटेट हो जाता है, आप यहाँ पे सेटलमेंट अपने आप को कर लेते हैं, इन्वायरमेंट के साथ कर लेते हैं, लोगों के साथ कर लेते हैं। अब आप जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे नए नए लोग होंगे, उनके साथ आपको मैनेज करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो सोसाइटी पे भी हमारे डैम का बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी देखिए, आगे देखिए, पुअर फार्मर्स सफ़र एज दियर एग्रीकल्चर लैंड्स इज टेकन अवे। अब जो गरीब फार्मर्स होते हैं, जिनके पास बहुत ही कम लैंड्स होता है, उनकी ज़मीन क्या हो जाती है, उनके हाथ से चली जाती है डैम्स बनने के बाद। कॉजेज सोशल गैप बिटवीन द रिच लैंड ओनर्स एंड लैंडलेस पुअर्स। और इस तरह से देखा जाए तो हमारी सोसाइटी में जो अमीरी और गरीबी का जो मापक है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। कि बड़े जो अमीर लोग होते हैं उनके ऊपर तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जो गरीब होता है वो धीरे धीरे और ही ज़्यादा गरीब होते जाता है। चलिए देखते हैं एक्वाटिक लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ता है, समुद्री जीव पे। इम्पैक्ट ऑफ एक्वाटिक लाइफ मतलब जो जलीय जीव होते हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। फिश इन द रिजर्वर्स ऑफ द डैम डू नॉट गेट सफिशिएंट न्यूट्रिएंट मटेरियल्स। देखिए जो रिवर्स में या समुद्र में जो मछली रहती हैं उनके पास पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। तो न्यूट्रिशन होता है तो अपना डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेते हैं। लेकिन जब उनको हम लोग कहीं पे रिजर्व कर देते हैं, कहीं पे उनको मतलब अपने मतलब उनके एक जो नेचुरल हैबिटेट होता है वहाँ से अगर हम दूसरी जगह उनको ट्रांसफ़र करते हैं तो शायद वहाँ पे उतनी न्यूट्रिशन उनको प्राप्त नहीं हो पाता है, जिससे उनका डेवलपमेंट नहीं होता। आप कल्पना करिए कि किसी रिवर में मछलियों का कितना तेज़ी से विकास होता है, लेकिन वही मछली को ला करके आप एक पॉन्ड्स बना करके उसमें डाल दीजिए, उसमें कितना हो न्यूट्रिशन आप डालिए, तो देखिए वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होगी। तो मछलियों के ऊपर इससे बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। आल्सो दे कैन नॉट माइग्रेट बियॉन्ड द डैम ऑफ इस प्राणी। और वह डैम्स आप जानते हैं कि बहुत गहरा होता है डैम, अब बहुत मतलब बड़ा होता है, उसको माइग्रेट नहीं कर पाते, उसको छोड़ के नहीं जा पाते, क्योंकि आप जानते हैं कि ये डैम है, इसमें हमें इधर से आएगा पानी, और पानी बहुत तेज़ी से आकर के नीचे गिरता है, तो फिर वो मछली यहाँ से होकर के ऊपर नहीं जा पाती है, तो इससे उसका डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो
मछली की लाइफ पे भी बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। चाहे मछली हुआ, चाहे कोई भी समुद्री जीव, पानी में रहने वाले जीव हुए, उनके ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है इसका। अब देखिए चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न मतलब जो खेती करने का जो तरीका होता है, पैटर्न होता है, वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। फार्मर्स हैव चेंज द क्रॉप पैटर्न इन मेनी रीजन्स by shifting to water intensive methods due to increased availability of water from these projects, thus causing wastage of water। देखिए क्या होता है कि जब ये एरिया है किसानों, मान लीजिए यहाँ डैम है कर बनाना है, इसके आसपास का जो एरिया होगा ना, मान लीजिए पहले यहाँ पानी की कमी थी या पानी बहुत ही कम मिल पाता था, लेकिन जब यहाँ पे डैम बना दिया जाएगा तो डैम बनाने के कारण यहाँ पे पर्याप्त पानी की मात्रा हो जाएगी, और जब पर्याप्त पानी की मात्रा होगी तो जो यहाँ पे खेती करने का पैटर्न था, जैसे मान लीजिए शुष्क टाइप का था, तो यहाँ पे वैसे खेती किए जाते थे जिसमें कम पानी की आवश्यकता थी, लेकिन अब यहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में हो जाने के कारण अब यहाँ पे उस खेती को किया जाएगा जिसमें पानी की अधिक खपत हो। ठीक है, तो हमारा जो पैटर्न होगा ना क्रॉपिंग का, वो क्या करना पड़ेगा, चेंज हो जाता है, और बहुत ही ज़्यादा पानी भी नुकसान होता है। चलिए एक और टॉपिक एक और देखते हैं, टेरिटोरियल वाटर डिस्प्यूट, मतलब जो क्षेत्रीय पानी होते हैं उसका भी मिसयूज होता है। डैम्स रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर, दिस कॉजेज डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स एंड कंट्रीज। देखिए बहुत आप जानते हैं कि जो डैम होता है वो डैम में कई नदी मान लीजिए एक नदी का भी पानी आ सकता है, या इसमें से दूसरी नदी, यहाँ से नदी निकाला जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए जिस एरिया से, मान लीजिए अगर कोई डैम नहीं था तो पानी आता था, फ्लो बहता था, ये जो भी प्रांत आते थे उसमें जो भी क्षेत्र आता था उसमें सब में आता था पानी, लेकिन अब डैम बन गया तब इसको रेगुलेट करने लगा। अगर रेगुलेट करने लगे तो हम इस नदी में उतना ही पानी को फ्लो करवाएंगे जितनी उसकी आवश्यकता होगी। इससे क्या होगा कि इस एरिया में पानी की कमी होगी, और जब पानी की कमी होगी तो स्टेट्स में विरोध का भाव होगा। कोई कहेगा कि यहाँ जो आसपास के लोग रहेंगे वो पानी का ज़्यादा यूज कर लेंगे, यहाँ जो होगा नीचे सबसे नीचे उसको पानी बहुत ही कम मिलेगा, क्योंकि सारे लोग पानी का रोकने का प्रयास करेंगे। और इससे क्या होगा कि डिस्प्यूट, जो स्टेट्स में डिस्प्यूट होते हैं, जो विभिन्नताएँ, डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो डे बाय डे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसी का परिणाम है कि आप देखते हैं कि कावेरी रिवर्स पे विभिन्न कई सारे जल को लेकर के मैटर हैं केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में। फॉर एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, कोयना डैम बिल्ट ऑन कृष्णा रिवर इन महाराष्ट्र रिड्यूस द वाटर सप्लाई इन आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। अब देखिए जो कोयना नदी है, कोयना रिवर, उस नदी पे महाराष्ट्र ने क्या किया, एक डैम का निर्माण कर लिया। अब डैम पर निर्माण करके पानी को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। अब पानी को वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका को सप्लाई नहीं करता है, बहुत कम सप्लाई करता है। जो पहले क्या था कि उस नदी में जितना पानी आता था उतना पूरा सारे स्टेट से होके जाता था, लेकिन अब डैम बन जाने के कारण अब पानी को कंट्रोल कर लिया, वो रेगुलेट कर लिया। अब पानी ज़्यादा भेजता ही नहीं है उसको आगे आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में। तो इससे क्या होता है कि जो स्टेट्स के बीच में जो डिफरेंसेज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। लास्ट इसमें एक पॉइंट है उसको देख लेते हैं, एक्सेसिव सेडिमेंट्स। एक्सेसिव सेडिमेंट्स मतलब होता है तलछट। जो नदियों में मान लीजिए नदी बह रही है, इसमें बहुत मिट्टी में आप देखते होंगे जो नदी साफ़ होती है उसके सेडिमेंट्स जो होते हैं वो नीचे बैठे होते हैं, लेकिन बहुत सारे नहर में आप देखेंगे जैसे पहली पानी अगर मान लीजिए नया नया नहर में आता है तो आप देखेंगे वो पानी बहुत ही गंदा होता है। और गंदा क्यों होता है कि उसमें सेडिमेंट्स क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, जल में मिक्स होते हैं, बैठा नहीं रहता है धरती के नीचे। तो बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव सेडिमेंट्स हो जाता है, मतलब बढ़ने लगता है धीरे धीरे। अब मान लीजिए डैम है, ये डैम है, यहाँ से कोई रिवर आ रहा है, और रिवर जब आ रहा है तो रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स भी ला रहा है। सेडिमेंट्स ला रहा है कि नहीं ला रहा है? पहले था कि रिवर नहीं जो था तो सेडिमेंट्स ऐसे थोड़ा थोड़ा यहीं बिछते यहाँ आकर डेल्टा का निर्माण करता था या समुद्र के पास आकर के निर्माण। लेकिन अब पानी को हम लोग क्या करने लगे, कंट्रोल करने लगे डैम के माध्यम से। अब जो भी इसमें सेडिमेंट्स आ रहा है वो सारा सेडिमेंट्स इसमें क्या होता जा रहा है, जमा होता जा रहा है। धीरे धीरे क्या होगा कि एक समय ऐसा है कि इसमें इतना सेडिमेंट्स होगा कि इस पानी का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब पानी का लेवल बढ़ जाएगा तो इस डैम में बाढ़ आएगा, जिससे इधर और इस वाली एरिया पूरा क्या हो जाएगी, जलमग्न हो जाएगा, पूरा डूब करके लोग मर जाएंगे या वहाँ से डिस्प्लेसमेंट कर लेंगे। तो वही है करा कि एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वर्स रेगुलेट ऑन रिवर्स
रिवर्स अफेक्ट द अर्थ नेचुरल फ्लो causing poor sediments flow and excessive collection of sediments at the bottom of the reservoirs। क्या होता है कि इसके बॉटम में इसको बोलते हैं, एक टॉप होता है, इसको टॉप बोलते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे ये चीज़ है, इसको हम लोग टॉप बोलेंगे और इसको बॉटम बोलते हैं। तो इसके बॉटम में डे बाय डे जो सेडिमेंट्स होते हैं वो जमा होता जाता है और उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाता है, रिजल्टिंग इन रॉकियर स्टीम बेड्स एंड रेज लेवल ऑफ वाटर कॉजिंग फ्लड्स। और एक समय के बाद उसमें बाढ़ आ जाते हैं। चलिए हम आपको कुछ भारत के जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आप जानते हैं जो इम्पोर्टेंट्स है उसी के बारे में बता रहा हूँ। हीराकुंड, ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा। हीराकुंड कहाँ पर है? हीराकुंड डैम, हीराकुंड है जो आपका उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। किस नदी पर है? महानदी पर है। किस नदी पर है? महानदी पर है। ठीक, हीराकुंड उड़ीसा में, उड़ीसा स्टेट में है और किस राज्य में है? महानदी पे। उसी तरह आप जानते हैं कि भाखड़ा नांगल बांध के बारे में आप सुने होंगे। वह किस नदी पे बना हुआ है? तो आप जानते हैं कि वह सतलज नदी पे बना है। किस नदी पे है? सतलज नदी पे। ठीक है, उसी पर आज ही आप नर्मदा डैम किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पर है। इसको हम लोग सरदार सरोवर भी डैम के नाम से जानते हैं। कहाँ पर है? सरदार सरोवर, तो वह भी है आपका नर्मदा नदी पर है। जो नर्मदा नदी कहाँ पे? गुजरात में है। इसी के आसपास आपका जो हाईएस्ट स्टैचू ऑफ द वर्ल्ड है, जो 182 मीटर का जो स्टैचू बना है यूनिटी स्टैचू ऑफ यूनिटी, वही गुजरात में नर्मदा सरदार सरोवर के पास ही में है। ठीक है, नागार्जुन जो है कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में। नागार्जुना डैम, जिसको नागार्जुन बोलते हैं, वह कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पे, और आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो इम्पोर्टेंट्स डैम्स है, रिहंद जो है उत्तर प्रदेश में है, रिहंद डैम उत्तर प्रदेश में है, रिहंद नदी पे। तो आप इसको याद कर लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट डैम्स हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगले बैक हो गया था। तो अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में वह है आपका वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।